अपनी बहन के बार बार टोकने से परेशान होकर भावेश ने कहा, चलो तुम बाहर जाओ, मुझे कंसंट्रेट करने दो। चिंकी कुछ बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर चली गई और टीवी चालू करके अपना मुंह फुलाए हुए बैठ गई। भावेश ने इधर किचन का दरवाजा बंद कर दिया और गैस का स्विच चालू करके खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। अपने दिमाग में भरी नॉलेज के साथ भावेश के हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वो किसी बड़े से होटल का कुक हो। जल्दी ही काफी तेज खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। चिंकी शॉक थी क्योंकि जैसे ही उसके नाक के अंदर ये खुशबू गई, उसका भी इस खिचड़ी को खाने का मन होने लगा। किचन में आते से ही उसने अपने भाई से कहा, खुशबू तो अच्छी है, लेकिन क्या पता तुमने खिचड़ी कैसी बनाई होगी। भावेश ने खुद उसे एक कटोरी में खिचड़ी भर के दे दी। श्योर हो गया कि उसकी बहन चिंकी अपने होमवर्क करने में व्यस्त है, तो उसने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो चुपचाप घर से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में भावेश उस जगह पर खड़ा था जहाँ पर उसके पापा दिन की रेहड़ी लगाते थे, और वहाँ जब उसने जमीन पर देखा तो वहाँ अभी भी लड़ाई के निशान दिख रहे थे। वहाँ सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और जमीन पर खून के कुछ दाग लगे हुए थे। भावेश ने आसपास आने जाने वाले लोगों से हमजा अंसारी के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमजा दादा के बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो हमजा अंसारी की दहशत यूं पहले से थी और दूसरा कोई भी हमजा अंसारी की नजरों में नहीं आना चाहता था। वैसे तो कई लोगों को पता था कि उसके पापा और हमजा अंसारी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन भावेश से बात करते हुए उन्हें भावेश के इरादे समझ आ गए थे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि इतने छोटे से लड़के को हमजा अंसारी के गुंडे क्षति पहुंचाएं। उन्होंने न केवल हमजा दादा के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि भावेश को सलाह भी दी कि वो उनसे जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। पर भावेश कहाँ मानने वाला था। आखिर में किसी तरह से भावेश ने उनकी खबर और उनका पता लगा ही लिया। भावेश ने उस जगह पहुंचने में बड़ी फुर्ती दिखाई और आखिर में हमजा अंसारी को एक चाय की टपरी पर बीड़ी सुलगाते हुए पाया। छोटा कद, बड़ी तोंद और आंखों में काजल लगाए हुए हमजा दादा को देखकर भावेश ने मन में कहा, हमजा अंसारी, आखिर तुम मिल ही गया। भावेश की आंखों में उसके लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। भावेश ने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसे यहाँ इस जगह पर कुछ भी शुरू करना सही नहीं लगा। और साथ ही हमजा दादा के साथ करीब दर्जन भर आदमी उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे सभी उसके ही चमचे हैं। भावेश ने मन ही मन सोचा कि भले ही उसके पास खतरे को पहले ही भांप लेने की पावर हो, लेकिन इतने सारे लोगों का अकेले सामना करने में भी कोई समझदारी नहीं है। भावेश कुछ देर उनके वहां से जाने का इंतजार करने के इरादे से एक पेड़ से टिक गया कि तभी भावेश के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, एंट डिटेक्टेड, क्या इसे सिस्टम में प्रोसेस करना चाहेंगे? भावेश ने जब पेड़ की ओर देखा तो पाया कि उस पेड़ पर ढेर सारी चींटियां थीं, जो कई कतारों में पेड़ के ऊपर नीचे जा रही थीं। उसे रियलाइज हुआ कि जरूर ही पेड़ से टिकते हुए उससे गलती से चींटी मर गई होगी। इस मौके पर भावेश ने सोचा, इसी तरह से जब उससे गलती से मकड़ी मर गई थी तो मकड़ी को सिस्टम में प्रोसेस करने पर उसे खतरे को भांपने की पावर मिली थी। वो अपना दिमाग चलाकर जानने की कोशिश कर रहा था कि चींटी को सिस्टम में प्रोसेस करने पर कौन सी पावर मिलेगी। उसने काफी सोचा, लेकिन उसे इसका जवाब अपने मन में नहीं मिला। आखिर उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे सिस्टम में प्रोसेस करके ही देखा जाए। उसने अपने सिस्टम को आदेश दिया, ओके सिस्टम, प्रोसेस करो। सिस्टम ने भावेश के दिमाग में एक छोटा सा फ्यूजन बनाया जो कुछ ही देर में उसके दिमाग में घुल गया। एंड स्किल इंस्टॉल्ड। इसके साथ ही भावेश एक चींटी की तरह अपने वजन और कद से कहीं ज्यादा ताकत महसूस कर रहा था। सिस्टम, मुझे इस पावर के बारे में जानकारी दो, भावेश ने कहा। वैज्ञानिकों के अनुसार एक वयस्क चींटी अपने वजन से 400 गुना तक वजन उठा सकती है और अपने वजन से 1700 गुना ज्यादा तक के भार को धकेल सकती है। इसी तरह अब आप भी अपने शरीर की क्षमता से कहीं ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुझे नहीं पता था एक छोटी सी चींटी में इतनी सारी पावर होती है, भावेश ने अपने सिस्टम से कहा। जैसे ही ये स्किल अपग्रेड हुई, भावेश को पहले से काफी ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। साथ ही वो खुद भी काफी हल्का महसूस करने लगा। इस मोमेंट पर उसने हमजा अंसारी उर्फ हमजा दादा की ओर देखा और खुद को उनके चमचों के होने के बावजूद निडर पाया। भावेश ने खुद से कहा, चलो अब सब तैयार है तो क्यों ना वसूली चुकता की जाए। जबकि इधर चाय की टपरी पर हमजा अंसारी को पता ही नहीं था कि कोई उससे बदला लेने के लिए आया हुआ है और काफी समय से उसकी ताक में बैठा है। थोड़ी देर बाद हमजा दादा और उसके चेले चपाटों ने अपना खान पान निपटा लिया। भावेश ने ध्यान से देखा कि उन सभी ने यहाँ एक भी पैसे नहीं दिए। कुछ ही देर में हमजा दादा और उसके चमचे सभी बाहर रोड पर आ गए। भावेश एक अच्छे मौके की तलाश में था, इसलिए जैसे ही हमजा दादा और बाकी चेले कहीं जाने लगे, भावेश ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब तक शाम ढल चुकी थी, इसीलिए आसमान में अंधेरा भी छाने लगा था। भावेश ने देखा कि रोड पर आगे चलते हुए हमजा दादा ने पहले दायां और फिर आगे बायां टर्न लिया। भावेश भी अब उनके साथ एक गली में एंटर हो चुका था। रात के समय इस बस्ती की गली में कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी और जो लगी थी वे या तो फूटी हुई थी या डिम हो चुकी थी। इसीलिए पूरी गली में खूब अंधेरा छाया हुआ था। इस माहौल को देखकर भावेश को हमला करने के लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। इस समय भावेश खुद को किसी चीते की तरह फुर्तीला महसूस कर रहा था। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, अपनी मुट्ठी भींची और देखते ही देखते हमजा दादा के पीछे चल रहे चमचों पर हमला कर दिया। गली में अंधेरा होने की वजह से कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उन चमचों की कराहने की आवाज पूरी बस्ती में गूंज रही थी। इस समय भावेश अपनी पूरी ताकत से मुक्के चला रहा था, जो किसी हथौड़े की तरह काम कर रहे थे। भावेश के हाथ का एक मुक्का किसी की जान तक ले सकता था। पूरी ताकत से मुक्का मारने के कारण वो अपनी काफी स्ट्रेंथ खोता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भावेश जिस भी आदमी को अपना मुक्का मारता वो जमीन पर गिर जाता और फिर जमीन से उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस समय कुछ ही देर पहले शराब पीकर आए वे सभी गुंडे अचानक हुए इस हमले से होश में आ गए थे। चिल्ला, कोने में! एक चमचे ने अंधेरे में घबराते हुए कहा। ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या रे? दूसरे चमचे ने चिल्लाते हुए कहा। अपने सभी चमचों के साथ हमजा अंसारी भी अचानक हुए इस हमले से चौंक गया था। उसने जमीन पर अपने चमचों को पड़ा हुआ देखा तो वो भी घबरा गया। उसने उसी घबराहट से अपने दो चेलों को आगे किया और चिल्लाते हुए कहा, किसकी मौत आई है? कौन है जो हमजा अंसारी से दुश्मनी लेना चाह रहा है? उसके वो चेले काफी साहसी थे, इसीलिए जैसे ही हमजा दादा ने उन्हें आगे किया वो दोनों भी लड़ने के लिए आगे आ गए। भावेश के पास खतरे को भांप लेने की पावर थी और साथ ही उसकी ताकत चींटी को सिस्टम में प्रोसेस करके अब एक नहीं बल्कि पूरे 8 आदमियों के बराबर हो गई थी। उसने अपनी इसी ताकत के कारण पहले 3, फिर 5 और बाद में 2 लोगों को एक साथ ढेर कर दिया। अब बारी खुद हमजा अंसारी उर्फ हमजा दादा की थी। भावेश ने उन्हें देखा। अंधेरे में भावेश की परछाई को देखकर हमजा दादा सहमे हुए थे। अबे है कौन तू? सामने आ मेरे! हमजा अंसारी ने भावेश को ललकारते हुए कहा। अब तक उनके सारे चमचे जमीन में पड़ी हुई धूल का स्वाद चख रहे थे। अपने साथियों की इस हालत को देखकर हमजा अंसारी ललकार जरूर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत पतली हो रही थी। वे दूसरी तरफ भावेश के मन में अपने पिता की छवि बार बार आ रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तभी हमजा दादा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
क्योंकि उसके हाथ एक लोहे की रॉड लग गई थी। भावेश को इस रॉड से मारने में उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। अपनी पूरी ताकत से उसने वो लोहे की रॉड भावेश के ऊपर चला दी, लेकिन भावेश ने अपनी सिक्स्थ सेंस से पहले ही इसे भांप लिया। वो न सिर्फ इस रॉड के वार से बच गया, बल्कि उसने हमजा अंसारी की पीठ पर एक जोरदार मुक्का भी दे मारा। इस मुक्के के साथ ही दादा की जोरदार आह निकल पड़ी। वो तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा। मुझे रॉड से मारने चले थे, ये कह के भावेश उन्हें एक जोरदार किक मारने के लिए आगे बढ़ा। वो उन्हें किक मारने ही वाला था कि हमजा अंसारी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें जाने दूं? लेकिन तुमने तो मेरे पापा को जाने नहीं दिया था। ये कहकर भावेश ने हमजा को अपने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से मुक्का बनाकर उसके थुलथुले पेट में दे मारा। इससे वो किसी मछली की तरह छटपटाने लगा। थोड़ी देर में तो हमजा ने उल्टी भी कर दी। तो तुम पूरी एरिया से प्रोटेक्शन के लिए फीस लेते हो, ये कोई नियम है क्या? भावेश ने अपने हाथ का मुक्का उन्हें दिखाते हुए कहा। आखिर हमजा दादा जमीन पर ही पड़ा रहा। उसकी हालत को देखकर भावेश को उस पर तरस आ गया। वो उनकी जान नहीं लेना चाहता था, पर उसने अधमरे हमजा अंसारी की आंखों में देखा और चेतावनी देते हुए कहा, बड़े दादा बने फिरते हो ना तुम, मुझे याद रखना दादा। अगर मैंने आज के बाद तुम्हें किसी से प्रोटेक्शन फीस लेते हुए पाया तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे दोनों हाथ और पैर अलग कर दूंगा। भावेश ने जमीन पर हमजा दादा के पास पड़ी हुई लोहे की रॉड को उठाया और उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उस रॉड को मोड़ दिया। हमजा दादा एक छोटे से लड़के को ऐसे लोहे की रॉड मोड़ते देखकर हैरत में पड़ गया। भावेश ने एक बार और उसकी आंखों में देखा और उसी के सामने उस लोहे की रॉड को एक तरफ फेंक दिया। घर पहुंचने के बाद भावेश को अपनी बहन चिंकी अभी भी अपना होमवर्क करते हुए ही मिली। भावेश बिना आवाज किए अपने बेडरूम में पहुंच गया। उसने मम्मी को फोन लगाया और पापा की तबीयत के बारे में पूछा। जब उसकी मम्मी ने पापा के बारे में सब सही बताया तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसने फोन रख दिया। भावेश अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आज भावेश बहुत थक गया था। सुबह से ही सुपर सिस्टम के कारण उसे सरप्राइजेस मिल रहे थे। पहले उसने हीरो बनकर एक सुंदर सी लड़की को बचाया। बाद में जब उसे अपने पापा की इंजरी के बारे में पता लगा तो उसने पापा को ठीक किया और फिर आखिर में हमजा अंसारी से अपने पापा का बदला भी ले लिया। इन सभी घटनाओं के बाद भले ही उसकी आत्मा किसी आम आदमी से बलवान और साहसी हो गई थी, लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं थी। पूरी रात कैसे निकल गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह भावेश ने अपनी जरूरत की चीजें बैग में पैक करते हुए अपनी बहन को भी स्कूल के लिए तैयार होने को कहा। स्कूल आकर जैसे ही भावेश ने अपने क्लासरूम में एंटर किया, उसने देखा कि आज क्लास में बहुत शोर हो रहा था। ब्लैक बोर्ड पर नजर मारते ही वो समझ गया कि आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि इस फिजिकल एजुकेशन के पीरियड को हमेशा की तरह इंग्लिश वाली मैम ले रही थी। वे आज पूरी 12th क्लास का सरप्राइज इंग्लिश टेस्ट लेने वाली थी। भावेश इस तरह की क्लास और इस तरह के टेस्ट का पहले से ही आदी था। उसने अपना दिमाग चलाया और मैम के आने से पहले ही अपने बैग से ढेर सारी किताबें निकाल ली। उसने अपने सिस्टम से कहकर अपनी सारी टेक्स्ट बुक्स को सिस्टम में फीड करने को कहा। एक एक करके सिस्टम उन बुक्स को स्कैन करने लगा। जैसे ही कोई बुक प्रोसेस होती, एक नॉलेज का क्रिस्टल भावेश के माइंड में उभरता और दिमाग में घुल जाता। कुछ ही देर में भावेश पूरे हाई स्कूल का नॉलेज अपने दिमाग में पहुंचा चुका था और इसके कारण वो सुपर लर्निंग का मास्टर बन चुका था। उस बुक का ज्ञान मिल जाने के बाद भावेश ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर अनंत ज्ञान का भंडार हो। भावेश के दिमाग में अपनी टेक्स्ट बुक के हर सवाल का जवाब आ गया था। तभी इस बीच एक सुंदर सी लड़की ने क्लास का दरवाजा खोला। उसने अंदर झांका जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो।
भावेश के अलावा क्लास के सभी लड़के उस लड़की को घूरे जा रहे थे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि संजना ही थी।